नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 8 अक्टूबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है या देवी सर्वभूतेषु पंडाल रूपेण संस्थिता मास्टर द स्मृति संघ केष्टपुर, जिसे लिखा है हमारी अतिथि संपादक डॉक्टर रत्ना मानी। आज का हमारा विषय दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर है। क्योंकि जगह जगह में नए प्रकार के तरह तरह के पंडाल बने हुए हैं जो दृश्य का केंद्र बना हुआ है। बात करते हैं आज मास्टर द स्मृति संघ केष्टपुर की बात। वहाँ की पंडाल अद्भुत है। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। दुनिया का सबसे शक्तिशाली समर्थन, स्वार्थ रहित, ऊर्जा से भरपूर और प्रेम से सरोवर यदि कोई शब्द है तो वह है माँ। माँ जो भावनाओं से भरी है, जो ममता से अथाह सागर है, जो कभी रूठना जानती ही नहीं, थकना उसे पसंद नहीं, आराम जिसके लिए हराम है, जो परिवार की मुस्कान के लिए अपने आंसुओं को बड़ी कुशलता से पी जाती हैं, अपने परिवार पर संकट के बादल का आभास पाकर जो नींद में भी हिंचक उठती हैं। वही माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है तब उसकी मुस्कान मुरझा जाती है। उसी माँ का बेटा जब उसे अपेक्षित कर उसकी ममता का गला घोट देता है तब उसकी आंखों में लहराता स्नेह सागर मरुभूमि में बदल जाता है। फिर भी माँ के होठों से आशीष की वर्षा होती रहती। क्या हम, आप और हमारा समाज उस घृणित क्षण की कल्पना कर सकते हैं जब उसी माँ की जाय की बिटिया को सभ्य समाज में निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है। कभी प्रेम के नाम पर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में संजो कर रखा जाता है, तो कभी इसी प्रेम के नाम पर उसके शमशान को अपने अहम पर प्रहार मानकर उस पर एसिड से हमला किया जाता है। क्या ऐसी घटनाओं को सिर्फ सुनने भर से हमारी, आपकी और तथाकथित समाज की आत्मा कांप नहीं उठती, मुंह से धिक्कार नहीं निकलता? क्या जिस समाज का हम और आप हिस्सा है वह ऐसी घटनाओं को बर्बाद करना कायरता नहीं और इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या हम सभी ऐसे खौफनाक, दिल दहलाने वाली कुत्सित घटनाओं पर निर्भर सिर्फ अफसोस ही जाहिर करते रहेंगे या फिर सोचकर मौन का दामन थाम लेंगे कि अभी ऐसी आग से हमारा घर आंगन तो बचा हुआ है, फिर हमें शोर मचाने की क्या आवश्यकता है? आखिर समाज की समस्या क्या है? आखिर कब तक एक स्त्री की पहचान देह की चार दीवारी तक, अंगों की दहरी तक सिमटी रहेगी? स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के संयोग के संसर्ग से ही तो सृष्टि विकसित होती है। जीवन की निरंतरता हेतु इन दोनों तत्वों का मिलना तो विधाता ने पूर्व से निश्चित कर रखा और परिवार की स्थापना इस दिशा में पहला कदम था। परिवार जिसमें माएँ, बहनें, बेटियां रहती हैं, जहां उनकी खिलखिलाहटें हैं, मुस्कुराहटें हैं, जिम्मेदारियां हैं, उलझी माँ की मीठी शिकायतें, अपने पिता के गले में बाहें डाले गुरियों की, अपने घरांदों की जिद करती घर की रौनकें बिटियां। यही बिटिया कब, कैसे और क्यों किसी की आंखों में चुभने लगती हैं? क्या उनकी उन्मत्त हंसी को खून के आंसू में बदल दिया जाता है? क्यों उनके अरमानों के पंख को उड़ाने से पहले ही लहूलुहान कर दिया जाता है? क्या ऐसे हिंसक कृत्य करने वालों को मनुष्य की श्रेणी में रखा जा सकता है? मनुष्य उत्पन्न मानव के अंदर क्या दया, करुणा, संवेदन का कोई भाव नहीं? भारत जैसे देश के लिए ऐसे कृत्य, या यूं कहे कि किसी भी सभ्यता के लिए ऐसी घृणित मानसिकता मानवता को लज्जित करती है। हमारा देश जिसकी संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है, ऋषियों, महर्षियों, मनीषियों के दर्शन के धरोहर संभाले, हमारे देश का शीश उस समय शर्म से झुक जाता है। उसकी गरिमा को पैरों तले कुचल दिया जाता। उसके अंग, उसका सौंदर्य जब उसके लिए अभिशाप बन जाता है तब देश का शीश एक नहीं बार बार शर्म से झुक जाता है। भारत जिसकी सनातन संस्कृति में बेटियों के पांव पूजे जाते हैं, उसे शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी आराधना की जाती है, उसी बेटी की ओर बढ़ते नापाक हाथों से समाज उसकी रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। ये कैसा समाज है? सील भंग की कुत्सित भावनाओं या घटनाओं को सुनकर दिमाग में हजारों सवाल उठ खड़े होते हैं। दिमाग बार बार
लचर कानून व्यवस्था को सत्ता पक्ष की कमजोरी को मुजरिम के रूप में खड़ा देखता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जुमले खोखली कानून व्यवस्था का उपहास उड़ाते हैं। जिस देश में भ्रष्टाचारियों की नाक में नकेल डालने के लिए रोता और रातों रात नोटबंदी जैसी ऐतिहासिक घोषणा की जाती है, उस देश में क्यों नहीं बेटियां, बहनें, महिलाओं के स्त्रीत्व और सतीत्व की रक्षा हेतु कठोर नियमों की भी घोषणा की जाती है? और क्यों ऐसी घटनाओं के घटने के बाद पुलिस महकमा और कानून के संरक्षक एक्शन मोड में आकर अपनी भूमिका मुस्तैदी दिखाने लगते हैं? ये मुस्तैदी पहले कहाँ रहती, जो बात देश की अस्मिता से जुड़ी हो, उसमें भी राजनीतिकरण की घुसपैठ कहाँ तक उचित है? यह बात तो एक नहीं, कई बार 100% सत्य साबित हुई है कि ऐसी तमाम बड़ी बड़ी घटनाओं में बड़े बड़े सफ़ेदपोशों के नाम शामिल होते हैं। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, कानूनी संरक्षण भी प्राप्त होता है। सिर्फ अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए क्या इन सत्ताधारियों की रीढ़ की हड्डी भी होती है या नहीं? वह रीढ़ की हड्डी जिस पर हमारा पूरा अस्तित्व कायम रहता है। स्त्रियों के प्रति घृणित व्यवहार करने वालों को और उन्हें संरक्षण देने वालों को अपना चेहरा आईने में देखकर कभी लज्जा नहीं आती? नवरात्रि के पावन अवसर पर कोलकाता के मूर्तिकारों की देवी दुर्गा की मूर्तियां खासा चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां मां स्वयं अपने हाथों से अपना मुख ढांपे हुए नजर आ रही हैं। ऐसी धरा पर जहां बेटियों के साथ हैवानियत की घटनाएं घटती हो, वहां देवता या देवी अवतरित होने में लज्जा का अनुभव करते हैं, पर व्यवस्था को अपने कृत्य पर लज्जा भी नहीं आती। विद्यार्थी जीवन में जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी रीढ़ की हड्डी पढ़ा था, जिसमें एकांकीकार ने बड़ी ही खूबसूरती से समाज की विसंगतियों पर, उसकी दोहरी मानसिकता पर, सभ्य समाज में स्त्री के प्रति पुरुष वर्ग के रवैये पर प्रकाश डाला है। एक जिम्मेदार साहित्यकार समय समय पर समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से आईना दिखाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद जगाता है, लेकिन कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की उदासीनता सृजनकर्ताओं के मंसूबे पर पानी फेर देती है और व्यवस्था जस की तस बनी रहती। वर्तमान राजनीति में व्यवहार का दोहरापन, दोगलापन, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, अपने अपराधों का ठिकरा किसी और के सिर पर फोड़ना, घृणित घटनाओं पर भी राजनीति की रोटी सेकना आम बात हो गई। हद तो तब होती है जब मीडिया में वरिष्ठ पत्रकारों और एक्सपर्ट्स को बुलाकर रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बहस की जाती है और पक्ष विपक्ष के बगैरत नेता बड़ी ही शान से यह गिनाने में ज़रा भी संकोच नहीं करते कब किसकी सरकार में कितने रेप हुए थे, यानी अपनी ही व्यवस्था की खामी खुद ही निकालना और खामी पर खुद ही ढिंढोरा पीटते हैं और बेवकूफ़ जनता उन्हीं में से किसी एक को सत्ता की बागडोर सौंप देती है। बेटियों को न्याय मिले, शेष जीवन में वे स्वाभिमान के साथ सिर उठाकर कैसे जी सके, उस पर कोई बहस नहीं होती है। अब सोचना यह है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश कैसे लगाया जाए। जिस देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टैलेंट की बात करते हैं, यदि वह ऐसे मुद्दे पर भी अपना सख्त रवैया दिखाए और राज्य सरकारों को भी ऐसे हादसाओं के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की हिदायत दें, तो बहुत हद तक ऐसे व्यभिचारियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। मोदी जी पड़ोसी मुल्कों से हिंदुस्तान के रिश्ते को मजबूत करने की बात कहते हैं, किंतु उन्हें अपने घर के रिश्तों पर, अपनी बहू बेटियों के संरक्षण के प्रति भी गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। क्या हम उस दिन की कल्पना कर सकते हैं जब माए बिल्कुल निश्चित होकर बेटियों को खुले आसमान में उड़ने के लिए बेखौफ छोड़ सकती हैं? पिता की बूढ़ी आंखें अपनी राजदुलारी को डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी, नेत्री, अभिनेत्री, समाजसेवी तथा और भी कुछ बनता देखकर उन पर गुमान कर सकती है? कहते हैं असंभव कुछ नहीं होता, तो चलिए हम और आप मिलकर इसे संभव करने के लिए एकजुट हो जाते हैं
तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।